देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इसमें हमारी अभी चल रही है क्या ईवीएस, क्योंकि ईवीएस चल रही है। हमारे सोशल साइंस के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं कंप्लीट, तो हमारी ईवीएस रह गई थी, तो ये स्टार्ट हो गई है। आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिएगा और सभी पेपर्स आपके 2011 से 2024 तक के कंप्लीट कराए जा रहे हैं, तो आप सभी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये पेपर आपके लिए हमेशा के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपके 2011 से स्टार्ट होते हैं ये, तो 24 तक अगर 25 में भी लगाओगे तो 25वां भी इंक्लूड हो जाएगा और 26वां, सभी इंक्लूड करते जाते हैं। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि आगे भी आपको जानकारी और क्वेश्चन आंसर पेपर सभी इम्पोर्टेंट है, तो कहीं मत जाइएगा और सारे पेपर लगाइएगा। थोड़ा ही टाइम बचा है तो ज़रूर पूरे जल्दी से जल्दी लगा लीजिएगा, टाइम मत छोड़िए। 30 क्वेश्चन अपने आते हैं ईवीएस के, और हमारा मेन सब्जेक्ट जो होता है पेपर 2 में उसके आते हैं 60। तो हमने सोशल साइंस यानी एसएसटी के भी क्वेश्चन आंसर करा दिए, पेडागोजी और हिंदी हमारी। चलो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? ये है सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ या बा रख नहीं सकता है, ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, या फिर जैविक विविधता अधिनियम 2002, या फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, या वन्य संरक्षण अधिनियम 1980। तो यह आता है किस अधिनियम के अंतर्गत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है कि सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को नहीं रख सकता या पाल सकता है, पकड़ सकता, तो 1972 के अधीन आता है। तो तीसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर है? तो हमारा उत्तराखंड में, या गुजरात, या हिमाचल प्रदेश, या उत्तर प्रदेश में। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हमारा है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। तो हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरणीय ऊर्जा का रूप है? एक वो कौन सा है जो अनवीनीकरण ऊर्जा का रूप है? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है वो है प्राकृतिक गैस। क्या माना जाएगा? हमारा प्राकृतिक गैस माना जाएगा। तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर है ना। फिर है हमारा आगे, तो निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? निम्न में से वह कौन सा है जो केंद्र शासित प्रदेश है एक तो, और वह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? लक्षद्वीप, नागालैंड, पुडुचेरी, या दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, तो वो है पुडुचेरी। क्या है? पुडुचेरी। तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर माना जाएगा। फिर है आगे, राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, यह इस कारण है। किस कारण है? राहुल को जुकाम है और वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, यह किस कारण होता है? तो पेपिले संवेदनशील नहीं है, या स्वाद कलिकाएँ सूजी हुई हैं, या जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है, या जुकाम आपकी स्वाद कलिकाओं को सुन्न कर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यह है कारण किसका, कि जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो चुकी है, इस वजह से। तो हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? तो अक्टूबर, या अप्रैल, या जुलाई, या मई। तो वन्य जीव संरक्षण है वो पहले सप्ताह में, किस सप्ताह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। तो हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए वर्ष 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था? जल संग्रहण एवं
जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए वर्ष 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था? तो राजेंद्र सिंह या सुंदरलाल बहुगुणा या मेधा पाटकर या पांडुरंग हेगड़े। तो यह स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था किसने? राजेंद्र सिंह ने। किसने जीता था? राजेंद्र सिंह ने वर्ष 2015 में। फिर है आगे, निम्नलिखित का मिलान करना है। तो स्थान से सामान्य घर है ना, कौन से स्थान पर कौन टाइप के घर होते हैं ना। तो पहला है हमारा क्या? असम। तो असम में क्या आ जाएगा? घर पत्थर के बने, लकड़ी की, ये नहीं आएगा। जिनकी छतें ढालू, ये नहीं आएगा। फिर है हमारा असम में आ जाएगा क्या? बांस के खम्भों पर बने ऊंचे घर जिनकी छतें ढालू है, ये हमारा असम में आ जाएगा है ना, कि बांस के खम्भों पर वहाँ ऊंचे घर बने होते हैं और उनकी छतें ढालू होती हैं, तो ये असम में आ जाएगा। फिर हमारा लेह यानी लद्दाख में क्या आ जाएगा? तो उसमें आ जाएगा घर पत्थर के बने और उसकी फर्श, उनकी जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है, तो ये आ जाएगा लेह एवं लद्दाख में आ जाएगा। जिनके घर तो पत्थर के बने होते हैं लेकिन जो फर्श और छतें होती हैं वो लकड़ी की बना दी जाती हैं, तो ये हमारा लेह में हो जाएगा। फिर है मनाली। तो मनाली किस में आ जाएगा? मनाली हिमाचल प्रदेश। से ये आ जाएगा पत्थर लकड़ी के बने घर जिनकी छतें ढालू हैं। लकड़ी के बने हैं घर और उनकी छतें ढालू हैं, ये मनाली में आ जाएगा। फिर है हमारा राजस्थान। तो ये तो आप सभी जानते होंगे, मिट्टी की मोटी दीवारों के घर जिनकी छतें कटीली और झाड़ियों की बनी होती हैं, तो हमारा राजस्थान इसमें आ जाएगा तीसरे में। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? फर्स्ट ही हो जाएगा, क्योंकि असम का 5वां था यानी 5वां हो जाएगा। और हमारा दूसरा था लेह का, तो पहला। फिर था हमारा क्या? लेह का था। फिर था हमारा मनाली का, तो दूसरा था। फिर राजस्थान का तीसरा था। तो इस प्रकार से हमारा पहला राइट आंसर माना जाएगा। फिर है स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक का क्या होगा? स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक का क्या स्वाद होगा? तो पहले मीठा खट्टा नमकीन कड़वा या मीठा नमकीन खट्टा कड़वा या कड़वा। तो हमारा पहले जो अगल बगल में आएगा, तो पहले आ जाएगा क्या? मीठा, फिर आएगा नमकीन, फिर आएगा खट्टा, फिर आएगा कड़वा। तो इस प्रकार से हमारे स्वाद का अनुक्रम है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे कहते हैं क्या? जो पौधे अथवा जंतु प्रजाति हो, कुछ भी हो जिसमें गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो, उसे क्या कहेंगे? संकटापन्न प्रजातियां या दुर्लभ प्रजातियां, स्थानीय प्रजातियां या विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। तो जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो, अभी हो थोड़ी चुकी के विलुप्त हो चुकी आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा हमारा पहला ही संकटापन्न प्रजातियां, जिनका संकट मंडरा रहा है ना। फिर है हमारा वृहत गिलहरी की प्रजाति। वृहत गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है और यह कहीं और नहीं पाई जाती है। ऐसी प्रजाति को कहते हैं अन्य स्थानिक प्रजाति या आक्रामक प्रजाति या स्थानिक प्रजाति या किस्टोन प्रजाति। तो ऐसी प्रजाति को कहते हैं हम क्या? हम कहेंगे स्थानिक प्रजाति। ऐसी प्रजाति को क्या कहेंगे हम? स्थानिक प्रजाति कहेंगे। तो हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है नौसेना की परेड में, नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों और प्लाटूनों की संख्या होती है। नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों और प्लाटूनों की संख्या होती है कितनी? 3, 4, 5, 7। तो कितनी है हमारी? 4 होती है इनकी संख्या। कितनी? 4 होगी हमारा राइट आंसर। फिर है रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी बाजार में गया और रोहन द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह को पहचानिए। तो हापुस, नीलम, इलाहाबाद और सफ़ेदा, दशहरी, अल्फांसो, केसर, तोतापरी या नीलम
या केसर दशहरी बनारसी चित्तीदार या लंगड़ा तोतापरी बनारसी केसर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोहन द्वारा खरीदे गए आमों के समूह। तो उनका था पहले अल्फांसो, केसर, तोतावरी, नीलम। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा ही राइट आंसर माना जाएगा। फिर है कोई जनजाति एक ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होता है जिनकी अपनी जीवन शैली संस्कृति होती है। जाट जनजाति किस क्षेत्र राज्य की है? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह या झारखंड या नागालैंड या छत्तीसगढ़। तो यह जाट जनजाति किस क्षेत्र या राज्य की है? तो वो है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की। किसकी? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। फिर है विषय आवास से संबंधित अपने कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचानिए। खेत से बाजार से घर तक की खाद्य पदार्थों की यात्रा की रूपरेखा बनाना या मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण से संबंध करना या कच्चे माल से तैयार या फिर वनों के संरक्षण हेतु। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या दक्षता? कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचानिए, वो कौन सी होगी? वो होगी हमारी मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण से संबंधित करना। तो हमारा दूसरा ही राइट आंसर माना जाएगा। फिर है खाद्य भोजन के प्रत्यय पर अपने छात्रों का रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से कार्य का चयन करेंगे? तो पक्षियों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र बनाना या शाकाहारी एवं मांसाहारी की परिभाषा याद दिलाना या खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना या खाद्य स्वरूप खाए जाने वाले पौधों के भागों पर टेस्ट लिखना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा कार्य का चयन करेंगे? कौन से कार्य का चयन करेंगे? तो हम करेंगे अपना खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना। क्या? विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना खाद्य पदार्थों से संबंधित। तो हमारा तीसरा इसका राइट आंसर माना जाएगा। फिर है पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधियों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो अवधारणा की प्रकृति या जीवांत अनुभवों की समृद्धता या विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता वरीयता या अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। तो कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? वो विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता वरीयता। क्या? विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता वरीयता, यानी तीसरा राइट आंसर माना जाएगा। फिर ये पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त विधि है? तो अंतर्वैयक्तिक कौशलों का विकास होता है या बच्चे भिन्नताओं का सम्मान करना सीखते हैं या बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक है या विषयों के बीच की सीमाएं तोड़ने में सहायक है। तो किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त विधि है? तो बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक है। क्या? बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक है। तुम्हारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, तो कक्षा 5वीं के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान कीजिए। तो सामुदायिक भोजन खाने के कारण का उल्लेख कीजिए या स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए या ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में घरों की सामग्री में अंतर स्पष्ट कीजिए या स्पष्ट कीजिए कि विविध प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए भिन्न औजारों एवं सामग्री की आवश्यकता क्यों होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान कीजिए। वो है हमारा दूसरा कि स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट करना है ना। तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, तो ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है जिससे कि एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो या मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले या मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले या
छात्रों में अन्वेषण के कौशलों का विकास हो। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ए बी सी, यानी कि हमारा डी छोड़कर हमारे ये तीनों हो जाएंगे राइट आंसर, है ना। तो हमारा दूसरा ही राइट आंसर माना जाएगा। फिर है आगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन संरचनात्मक आकलन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो यह सब बच्चों को दिए जाने वाले औपचारिक परीक्षण हैं, या इसमें बच्चों को यह पता ही नहीं चलता कि उनका आकलन किया जा रहा है। यह प्रगति पत्र में दर्ज किए जाने वाला विवरण है, या यह सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का अवलोकन है, या यह बच्चों की गतिविधियों के अवलोकन द्वारा उनके सीखने में सुधार की प्रक्रिया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी डी ई। क्या हो जाएगा, ए सी छोड़कर बी डी ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा फोर्थ राइट आंसर माना जाएगा। फिर है आगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। यह निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चे के कार्य को गुणवत्ता की जांच करना है, या यह सीखने के दौरान बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना है, या यह एक बच्चे की उपलब्धि की तुलना दूसरे बच्चों को उपलब्धि से करना है, या यह एक बच्चे की प्रगति की तुलना स्वयं की पिछली प्रगति से करना है। तो हमारा क्या पूछ रहा है, समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करना है हमें। तो हमारा पहला और सी, यानी ए सी में हमारा इन विशेषताओं का वर्णन होता है। तो हमारा ए सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर माना जाएगा। फिर है आगे, तो आगे है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यचर्या में सुझाए गए 6 थीमों में से निम्नलिखित में से एक थीम कौन सी है। पौधे, आश्रम, पशु, हमारे चारों ओर परिवर्तन। तो एक थीम जो है वो है क्या, आश्रम है, जो रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस में 6 थीमें दी गई है, उनमें से एक आश्रम भी हमारी थीम है। चलो ऊपर करते हैं थोड़ा बड़ा। फिर है हमारा ईवीएस पाठ्यचर्या में थीम परिवार और मित्र सम्मिलन करता है। ईवीएस पाठ्यचर्या में थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करता है। आश्रय या कार्य और खेल, या जल, या फिर हमारा जीवन। तो क्या करता है हमारा, तो परिवार और मित्र सम्मिलित करता है हमारा क्या थीम में, कार्य और खेल। क्या करता है, कार्य और खेल करता है सम्मिलित। फिर है हमारा आगे, सबिया ने अपने चित्र में आकाश को हरा और पेड़ को नीला रंग किया, उसके शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए। तो सबिया से आकाश और पेड़ का चित्र देखने के लिए कहे और चित्र फिर से बनाने को कहे। फिर सबिया को बताए कि आकाश नीला होता है और पेड़ हरे होते हैं और उसने गलत रंग किया है, या उसके चित्र की सराहना करे और पूछे कि उसने इन रंगों का चयन क्यों किया है, या सबिया को बगीचे में ले जाए और उसे आकाश और पेड़ देखने दे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें कि उसके चित्र की सराहना करें और पूछे कि उसने इन रंगों का चयन क्यों किया है। राइट, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे, तो पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रकार संगठित है। तो बच्चे के निकटस्थ परिवेश से प्रारंभ होकर व्यापक पर्यावरण तक, या व्यापक पर्यावरण से प्रारंभ होकर बच्चे के निकटस्थ परिवेश तक, या 100 के रूप में बच्चे से प्रारंभ होकर 100 के रूप में व्यापक संदर्भ तक, या 100 के रूप में व्यापक संदर्भ से 100 के रूप में बालक तक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और सी। क्या हो जाएगा, ए और सी राइट आंसर है, यानी हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण में सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बच्चे अपने प्रयासों से अकेले सीखते हैं, या बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया का द्वारा सीखते हैं, बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा सीखते हैं, या बच्चे शिक्षक की व्याख्या से सीखते हैं।
तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी बच्चे पर्यावरण की अंतःक्रिया से सीखते हैं और बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके सीखते हैं, यानी हमारा दूसरा राइट आंसर माना जाएगा। यहाँ पर फिर है, अंतरा को अकेले पहेली हल करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अपने बड़े भाई प्रसून के साथ वह कुछ ही मिनटों में पहेली को आसानी से सुलझा सकी और इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। बच्चे बौद्धिक विकास की क्रमिक अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं, या बच्चे वयस्क के सहारे द्वारा किए गए इसके फोल्डिंग से समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारा क्वेश्चन यहीं पर हल हो जाता है, यानी दूसरा सही है। बच्चे वयस्क के सहारे द्वारा दिए गए इसके फोल्डिंग से समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार कर लेते हैं, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर माना जाएगा। फिर है हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं हमारे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि वह शुरू होता है सीखने वाले तत्काल परिवेश से, या पड़ोस और समुदाय से, या वैश्विक संदर्भ से, या बड़े संदर्भ से। तो यह शुरू होता है किससे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीखने वाले के तत्काल परिवेश से। क्या? सीखने वाले के तत्काल परिवेश से, यानी पहला हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर हमारी सारी क्लास होती है साथ, और हर दिन क्लास आती रहती है, एक दिन छोड़ के कभी डेली। तो आप सब जरूर ज्वाइन कीजिए, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारे पेपर लगवाए गए हैं, जो बच्चे हैं लगवाए जा रहे हैं। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।